मैं हूं अली हमजा और उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज बात होगी एक सहाफ़ी की। सहाफ़ी हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के इसरार अहमद राजपूत साहब। इसरार अहमद राजपूत साहब इस पेशे से तकरीबन एक दहाई से ज़्यादा मुंसलिक हैं और ऑन ड्यूटी सहाफ़ी हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, हर जगह मौजूद होते हैं और क्राइम के ऊपर रिपोर्ट करते हैं ट्विन सिटीज़ के बारे में। उनकी तर्ज सहाफ़त पे आप इख्तलाफ कर सकते हैं या आप उसको पसंद कर सकते हैं, मगर एक बात जिसके ऊपर जो इस्लामाबाद के सहाफ़ी हैं उनका एग्रीमेंट है कि ना तो वो फाइनेंशियली करप्ट हैं, कभी इस किस्म की बात उनके बारे में सुनी है, और दूसरी बात जो है वो ये है कि वो किसी पार्टी की साइड नहीं लेते, जो कि आजकल थोड़ा नायाब है। बट वो किसी पार्टी की साइड नहीं लेते। अगर आप उनकी ट्वीट्स या उनकी स्टोरीज देखें तो वो अक्रॉस द बोर्ड एक जैसी होती हैं और उसके अंदर जहाँ पे उनको लगता है कि जिसको क्रिटिसाइज करना है वो खुल के करते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुल के करते हैं। तो मामला इस तरह का है कि उनके ऊपर एक एफआईआर होती है और एफआईआर के बिना पर उनको अरेस्ट किया जाता है, और आज जब वो अदालत उनको प्रोड्यूस किया जाता है तो वो तकरीबन 15-20 मिनट के ऊपर वो एफआईआर और जितनी एलिगेशंस हैं उनके ऊपर वो सारे के सारे उड़ जाते हैं। इस बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे कि आज हेयरिंग में क्या हुआ, समाअत में क्या हुआ और ये कहानी शुरू किस तरह से होती है। तो नाज़रीन, मामला इस तरह का है कि सैटरडे को 7:20 पे वो एक ट्वीट करते हैं जो उनको किसी सोर्स से आता है कि किसी मजहबी इबादत गाह के बाहर लोग जमा हो रहे हैं। तो वो वो वीडियो लगाते हैं और साथ में डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि ये यहाँ पे इस तरह लोग जमा हो रहे हैं और पुलिस से गुजारिश है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो है सिचुएशन उसको कंट्रोल करें और ये मामला को देख लें। खैर, वो जैसी वीडियो अपलोड होती है उनको एक दो जगह से कॉल आती है कि आप इसको दोबारा वेरीफाई कर लें, हमारी मालूमात के मुताबिक ये जगह और ये इस तरह के मामला आते हैं, ये आपकी स्टोरी जो है वो फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। तो खैर वो उसको वेरीफाई करते हैं तो वो वाकई उसी तरह होता है और वो फ़ौरन उसको रीट्वीट कर देते हैं और ट्वीट विद इन 20 मिनट्स 7:40 के ऊपर, टाइम को भी आपने माइंड में रखना है, वो 7:40 पे उसको डिलीट कर देते हैं और साथ में ही एक अराउंड 7:55 वो एक वजाहती ट्वीट करते हैं कि ये इस तरह एक आई थी खबर और ये इस तरह नहीं हो सकी और मैं इसके ऊपर माजरत खा हूँ अपने फॉलोअर्स से और रावलपिंडी पुलिस से कि जिनको लग रहा है कि ये इसकी वजह से कुछ हुआ है, तो आई एम सॉरी। उसके बाद जनाब रमज़ान का टाइम है, वो सो जाते हैं। उसके बाद जनाब सुबह को पता चलता है कि उनके उस ट्वीट के ऊपर जो कि डिलीट हो गया था एक एफआईआर हुई है। अब वो एफआईआर जो है वो उसका मतलब भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो एफआईआर जो है एक डीएफसी होता है हर थाने के अंदर, ये मुझे भी आज फर्स्ट टाइम बाय द वे पता लगा कि एक डीएफसी होता है, ड्यूटी फुट कांस्टेबल। वो सिविल कपड़ों के अंदर होते हैं और उनकी जो ड्यूटी होती है वो ये है कि उन्होंने जो थाने का एरिया है, थाने के एरिया में जाके देखना है कि अमन व अमान की सूरत हाल सही है और कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही या जो भी मामला आता है। तो बकौल उनके के 8 बजे हफ्ते की रात को वो बस पे बैठ रहे होते हैं तो वो अचानक अपना एक्स ऑन करते हैं और वो एक इसरार राजपूत की ट्वीट आती है और जिसके अंदर ये सेक्टेरियनिज्म की बात होती है और जो लोगों को भड़काया जा रहा होता है, हेट स्पीच और वायलेंस और ये वो सारे मामला हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से शहर की और उस इलाके की पीर वदाई पुलिस स्टेशन की ये स्टोरी है, वहाँ की अमन व आमा का बहुत बड़ा ख़तरा हो गया और एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है उस इलाके में, जिसकी वजह से वो एफआईआर लॉन्च करते हैं 153 जो है उसके तहत। अब ये 153 की भी बहुत सख्त एफआईआर होती है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस कंसिडर किया जाता है हमारा जो लॉ है उसके अंदर। खैर वो उसके बाद जनाब सुबह को उनको मालूम पड़ता है कि उनके ऊपर एफआईआर हुई है और उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो वो कहते हैं जी मैं अपने घर में ही हूँ, मैं कहीं आगे पीछे नहीं जाऊँगा, मैं कोई ऐसा कोई ये ना हो कि मैं घर से बाहर हूँ, पुलिस आ जाए और एक मेरे घर वालों के लिए एक ट्रॉमा क्रिएट हो जाए और इस वजह से मैं घर में ही रहूँगा। तो वो पुलिस आती है, 7 बजे उनको अरेस्ट करती है, उनका सेल फ़ोन जो है वो भी साथ लेके चली जाती है और वो अरेस्ट हो जाता है। अब वो जब अरेस्ट होते हैं तो एक सोशल मीडिया पे खबर चलती है कि इसरार अहमद राजपूत साहब को अरेस्ट कर लिया गया है और साथ में जो एफआईआर है उसकी कॉपी भी आती है। अब जब ये एफआईआर लोग पढ़ते हैं और जो उनका ट्वीट है उसके बारे में देखते हैं और जो वजाहती बयान है वो देखते हैं तो चीज़ें ऐड अप नहीं हो रही होती हैं। तो जब चीज़ें ऐड अप नहीं होती तो यहाँ पे हमारी एक सहाफ़ती तंजीम है RIUJ, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन फॉर जर्नलिस्ट, उसके जनरल सेक्रेटरी आसिफ बशीर साहब, वो एक बड़ी मौसर स्टेटमेंट इशू करते हैं कि ये हम इसको कंडेम करते हैं और एक चीज़ जो उसने रिट्रैक्ट कर लिया और उसकी माफ़ी भी मांग ली है
और डिलीट करने के बाद वो एक बंदा देख रहा है और वो ये कह रहा है कि जनाब इससे इलाके के अंदर ये हो गया और 153 उनके ऊपर लगा दी गई है, तो ये बहुत ही कंडेमेबल है और इस तरह नहीं होना चाहिए। साथ में जनाब सोशल मीडिया के ऊपर सिविल सोसाइटी और दीगर जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो भी इसके बारे में ट्वीट करते हैं और बात करते हैं कि ये बात गलत है। खैर वो उनको थाने लेके चले जाते हैं, रात को थाने में रखते हैं, लोग जाते हैं थाने, हम भी जाते हैं थाने, मुलाकात वगैरह होती है, बात वगैरह होती है उनसे, उनके स्पिरिट्स वगैरह हाई होते हैं और बस ये है कि सुबह होगी, मंडे आएगा और मंडे को अदालत में लेकर जाएंगे, तो फिर देखते हैं कि अदालत में आगे क्या मामला होते हैं। खैर मंडे आता है तो अदालत में ये होता है कि सुबह को तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे लेकर आ जाएंगे, तो हम सारे वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब जुडिशल कॉम्प्लेक्स रावलपिंडी के अंदर ये समाअत होनी होती है, तो खैर वो हम जाते हैं वहाँ पे तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे, फिर 10 बजते हैं, 11 बजते हैं, 12 बजते हैं, 1 बजता है, 1:30 बजता है, 2 बजता है। 2 बजे उनको लेकर आया जाता है कमरा अदालत के अंदर। अब कमरा अदालत में जब वो लेकर आए जाते हैं तो जज हैं यहाँ पे डॉक्टर मुमताज़ हंजरा साहब। डॉक्टर मुमताज़ हंजरा साहब समाअत का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले वो जनाब जो FIR होते हैं वो पढ़ते हैं। उसके बाद इसरार अहमद राजपूत को कहते हैं कि क्या काम शुरू कर दिया आपने, गलत खबरें, जाली खबरें फैला रहे हैं। तो उसके बाद वो इसरार राजपूत साहब कहते हैं कि मिस्टेक हुई है सर और ये इस तरह की बात नहीं है। इसके ऊपर इनके जो लॉयर हैं मसूद शाह साहब, वो आर्गूमेंट अपना शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मेरे क्लाइंट को, और आप ये देखें कि जो कंप्लेंट है ये भी DFC ड्यूटी फुट कांस्टेबल की तरफ से की गई है, किसी कंप्लेनेंट की तरफ से नहीं की गई। और जो DFC है उसके बारे में आप सब जानते हैं कि वो उनके क्या मामला हैं और क्या तरीक़ेकार होता है। तो जज उनसे पूछते हैं कि ये जो DFC जो है ये कौन होता है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता है या ये कौन होता है? उन्होंने हाँ जी गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता है और सादा कपड़ों में जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग वाले मामला आते हैं उनको देखते हैं ये लोग। ठीक है, उसके बाद जज साहब कहते हैं अच्छा ये बताइएगा कि ये कितनी देर जो थी वो ट्वीट रही ट्विटर के ऊपर। तो यहाँ पर जो है वो IO साहब जो होते हैं, जो पुलिस के IO हैं पंजाब पुलिस के, वाजिद साहब, वो कहते हैं जी ये तकरीबन 1 घंटे के लिए जो थी ट्वीट जो थी वो रही डिलीट होने से पहले। तो जज साहब कहते हैं कि आपको किस तरह मालूम है? तो जो IO साहब होते हैं वो कहते हैं जी मैं भी इसरार साहब को फॉलो करता हूँ, तो इस वजह से मुझे मालूम है, मैंने इनके अकाउंट पे देखा था कि 1 घंटे बाद जो है ये ट्वीट जो थी वो चली गई। इसके ऊपर जज साहब कहते हैं कि क्या इसके ऊपर कोई पब्लिक कंप्लेंट हुई, किसी ने, शहरी ने या किसी ने दरख्वास्त दी या ऊपर गवर्नमेंट लेवल से कोई आया? उन्होंने कहा नहीं जी इसके ऊपर नहीं हुई जी, कोई भी नहीं हुई पब्लिक कंप्लेंट। उन्होंने कहा कि ये हेट स्पीच किस तरह से है? तो IO साहब कहते हैं जी कि ये हालात कशीदगी की तरफ चले गए थे, लोग जमा हो गए थे और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके ऊपर जैसा आप कहते हैं अच्छा मुझे ये बताएं कि जो मजहबी जमातें हैं उनमें से किसी ने कंप्लेंट फाइल की? उन्होंने कहा नहीं जी मजहबी जमातों की तरफ से तो हमें नहीं आई, बहरहाल कुछ यानी कि प्राइवेट लोगों की तरफ से नहीं आई, जमातों से आई कि मगर वो अभी हमारे पास नहीं है तो हम आपको वो दे नहीं सकते, जैसा आप कहते हैं अच्छा। उसके बाद दरमियान में जो है 153 के ऊपर जो मसूद शाह साहब हैं वो कोई पुरानी जजमेंट्स थी, एक बलूचिस्तान की हाई कोर्ट की जजमेंट थी, एक GB की जजमेंट थी, वो पढ़ते हैं और इस तरह करके जज साहब को बता देते हैं। जज साहब सारी बातें सुनते हैं और अब जज साहब जो हैं वो अपना फैसला लिखवाना शुरू करते हैं। जज साहब जो पहली बात लिखवाते हैं वो ये है कि जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं ये FIR से मैच नहीं करते। ठीक है, कोई इसके अंदर हेट स्पीच नज़र नहीं आ रही, कहीं पे कोई वायलेंस रिपोर्ट नहीं हुआ। ठीक है, दिस वाज ओनली अ ट्वीट जो कि बाद में डिलीट कर दी गई थी और इससे ज़्यादा इस पर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा देखें एक जो ये आपने सेक्शन लगाया 153 जो है 153 के तहत प्राइवेट पर्सन या कोई इंडिपेंडेंट कंप्लेनेंट होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे एक आपके ही थाने का जो ड्यूटी फुट कांस्टेबल है वही कंप्लेनेंट बन गया और वो ऑथराइज ही नहीं है ये वाली कंप्लेन करने के लिए। ठीक है जी, उसके बाद वो कहते हैं कि 153 के ऊपर जो शिकायत है वो या तो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर सकती है या आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर शिकायत लगा सकती है। ठीक हो गया। उन्होंने कहा कि पुलिस की जॉब जो है वो लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको बरकरार रखना है, मगर अदालत के अंदर कोई सबूत नहीं दिया गया
कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो यहाँ पे ख़राब हुआ है। उसके बाद ये भी उन्होंने बात की कि जो आईओ साहब हैं उन्होंने खुद एडमिट किया कि उन्होंने ट्वीट देखी थी और वो ट्वीट जो थी वो डिलीट हो गई थी। उन्होंने यहाँ पर कहा कि जो ये मैच नहीं करती और इसके अंदर हम इनको डिस्चार्ज करते हैं और जो एफआईआर है वो क्वॉश कर देते हैं। इस तरह से जो इसरार राजपूत साहब हैं वो बरी हो जाते हैं और यानी कि वो अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पे जो दो बातें जो हैं करने वाली वो ये हैं कि जब से ये कल से ये एफआईआर चल रही थी उसी टाइम से एक बात जो थे सारे डिस्कस कर रहे थे कि यार ट्वीट डिलीट हो गई है मगर कुछ तो है जिसके ऊपर इसरार राजपूत जो है उसके ऊपर इतनी सख्त एफआईआर काटी गई। वो अगर आप उनकी टाइमलाइन में जाके देखें तो इसरार राजपूत साहब जो हैं उन्होंने अभी आईजी पंजाब को जो तमगा वगैरह मिला है उसके ऊपर उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज किया कि ये तमगा इनको किस वजह से। और जैसे कि आप सबको मालूम है कि पंजाब में बहुत सख्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वो कच्चे के डाकू वगैरह और ये और वो और कुछ सियासी जमातों के ऊपर भी क्रैक डाउन हो रहा है और इस तरह के मामला हो रहे हैं, उनको जल्द से जुलूस की इजाज़त नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों में भी अक्सर वो क्रिटिसाइज करते रहते थे बगैर किसी पार्टी की साइड लिए। लेट मी जस्ट पुट दैट बैक अगेन कि बगैर किसी पार्टी की साइड लिए वो इस तरह की बातें करते रहते थे, चोरियां चकारियां और पुलिस को टैग करके और ये और वो। तो यहाँ पे काफ़ी दोस्तों ने ये बात भी की कि ये सिर्फ इस इंसिडेंट को बना के पीछे जो है वो कोई और स्कोर सेटल करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे करने की है वो ये है कि अभी एक हमारे दोस्त हैं सीनियर सहाफ़ी असद अली तूर साहब, वो भी 20-22 दिन रहकर आए हैं हवालात के अंदर। पहले एफआईआई की कस्टडी में थे, फिर उसके बाद वो अडयाला जेल में रहकर आए हैं और उनकी भी जो चार्जेस थे वो इस वजह से उड़ा दिए गए कि जो कंटेंट्स ऑफ द कंप्लेन थी और एफआईआर जो थी, जो नोटिस उनको दिया गया था वो मैच नहीं करते थे, कोई आपस में उनका मैच नहीं था। इस वजह से अदालत ने कहा कि यार ये तो मामला चल नहीं सकता। तीसरी बात यहाँ पर यह है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, वो जो नई हुकूमत आई है, वो पंजाब के अंदर कह रहे हैं कि हम डेफेमेशन लॉज को जो है वो बड़ा सख्त करेंगे ताकि जो है वो फेक न्यूज़ और इस तरह के मामला को ख़त्म कर सकें। अब यहाँ पे हमें इस बात को जहन में रखना होगा कि ये वही पार्टी है जिन्होंने ड्रकोनियन पीका लॉ बनाया था, उसको इन्होंने ड्राफ्ट किया था जिसके तहत जो सहाफ़ियों को पकड़ा गया था और अभी भी उनके ऊपर ऐसे ऐसे अजीब और गरीब किस्म के भौंडे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि जिनका ना कोई सर होता है ना पैर। तो एट द एंड ऑफ द डे ये जो सब कुछ सारे मामला आते हैं ये जा रहे हैं प्रेस फ्रीडम को कर्टेल करने की तरफ। प्रेस फ्रीडम को कर्टेल करने के लिए अब कोई भी उठ के, अब ये इस एफआईआर के अंदर कोई भी डीएफसी उठ के कह देगा कि ये जनाब ये मामला आते हैं और ये हो गया। इसी तरह असतूर साहब की उसके अंदर था कि एफआईए का एक मुलाजिम है, असिस्टेंट है, टेक्निकल असिस्टेंट, उसने उनका वीलॉग देखा और उसका वीलॉग देखने की वजह से ओहो माशरे के अंदर बड़ी ख़राबी हो गई और ये हो गया और वो बढ़ गया, ये हो गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया। तो इस चीज़ के ऊपर हुकूमत को थोड़ा सा जोर देने की ज़रूरत है कि जो सहाफ़ी हैं उनको अपना काम करने दें और आप प्लीज़ अपना काम करें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपके पास अगली स्टोरी लेके कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।